फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है और अभी हम आए हैं बच्चों का यहाँ पर रिव्यू लेने की आखिर उनका पेपर कैसा गया है। तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जकी भैया से आप पढ़े थे तो कैसा लगा था आपको। मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया है। मैंने तो जकी भैया से पढ़ा था। जकी भैया तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि It's real. नहीं सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आज हम लोग शुरू करने वाले एक नए चैप्टर जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी लोगों के लिए अगर आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करके जाते हो। तो क्यों? क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ईजी सा चैप्टर है, तो बहुत ही ईजी मजेदार और मीम मटेरियल के साथ कवर अप करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टा में मुझे फॉलो अप कर सकते हो, साथ ही साथ आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पे आपको फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ फिजिक्स भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसको भी आप लोग देखकर अपने कंटेंट को कवर अप कर सकते हो फिजिक्स के क्लास 12 के लिए। और साथ ही साथ यार दोस्तों, ऐसे ही प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए मैं इस चैनल पे हमेशा लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर जो अनअकैडमी की तरफ से आप लोग के लिए चल रहा है। वो ये है कि अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में 45% का ऑफिशियल डिस्काउंट मिल रहा है आप लोग को, जहां पे आप लोग सीमलेसली घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको 45% का डिस्काउंट चाहिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, जो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डिस्काउंट है, इसको आप लोग एक्सेस कर पाओगे बाय यूजिंग माय कोड ZAKI100। जैसे आप इस कोड को यूज करोगे सब्सक्रिप्शन प्लान के टाइम, तो आपको 45% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और सीमलेसली आप लोग अपने घर बैठे प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी जाएं और यूज करें मेरा कोड ZAKI100 और यूज करने के बाद 45% का डिस्काउंट पाएं। इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए यूनिट को, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 9 है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और छोटा सा चैप्टर है, अच्छे मार्क्स यहाँ से कैरी आउट हो जाते हैं। तो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले, सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखने वाले, 2022-2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी सभी चीजें कवर करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी बुक परचेस नहीं करे तो कर लेना दोस्त। इस चैप्टर को देखने के बाद इस बुक से एक बार रीड कर लेना, और अगर ऑफर चाहिए हो तो आप लोग इस कोड को यूज नोशन प्रेस पे कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ आप लोग मुझे फॉलो अप कर सकते हैं इंस्टा पे, जहां पे आप लोग को जो भी क्लास की अच्छी क्लिप लगती है उसको आप लोग स्टोरी में डाल सकते हो, मैं आपको शाउट आउट जरूर दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल और अनअकैडमी फॉलो अप जरूर करना। इसी के साथ साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस क्लास के नोट्स मेरी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से आप लोग वहां पे पढ़ भी सकते हो। आप लोग वहां से चाहो तो डाउनलोड करके भी सेव करके प्रिंट आउट करा सकते हो। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। और स्पेशली सीबीएसई ने इस बार मेंशन किया है कौन कौन से टाइप्स आपको पढ़ना है। बुक्स में बहुत सारे टाइप दिए रहते हैं, हमें सिर्फ 2 टाइप पढ़ना है, जग्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी। इसके अलावा जो बाकी और भी पर्सनैलिटी के टाइप्स थे उसे हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि सीबीएसई ने मेंशन करी कि हमें सिर्फ ये पढ़ना है। अगर आप लोगों ने दूसरी पब्लिकेशन की बुक ली होगी तो उसमें आप लोग को और भी टाइप्स दिए होंगे पर्सनैलिटी की, तो मैं अभी भी समझा रहा हूं, उसे हमें नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं, हमें एग्रेशन की मीनिंग पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है एग्रेशन क्या होता है, साथ में उसके टाइप्स को जानना है कि एग्रेशन स्पोर्ट्स में किस तरीके से होता है। इसी के साथ साथ कुछ हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देखना है जो कि स्पोर्ट्स में यूज होते हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजिनरी, सेल्फ टॉक और साथ ही साथ गोल सेटिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से देखो ज्यादातर ना इस चैप्टर से ये वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, ये 101% श्योर है कि कोई भी एक पर्सनैलिटी का टाइप तो आपसे पूछेगा ही, ये याद रखना। और इसमें से ना 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आप लोग को बनने वाले। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पर्सनैलिटी क्या होती है और पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करते हो। देखो यार दोस्त,
अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पर्सनैलिटी को आप लोग यार डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा नहीं सकते कि पर्सनैलिटी क्या है, कि आपने एक डेफिनेशन बोल दी और कह दिए कि भैया ये डेफिनेशन है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा, आप लोग को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेकआउट करना होगा उस इंडिविजुअल इंसान के अंदर जिससे कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई दे दुनिया के लोगों के कंपैरिजन में। जैसे किस चीजों के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ये सभी के सभी अगर कैरेक्टरिस्टिक किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर है तो हम कहेंगे कि यार इसकी पर्सनैलिटी में दम है। क्लियर दोस्त? इसी के साथ साथ पर्सनैलिटी जो है हर इंसान की इनर और आउटर कैपेबिलिटीज को या कैपेसिटीज को बताती है। आप जानते होंगे कि यार हर ग्रुप में एक लीडर होता है और उसकी पर्सनैलिटी में दम होता है, तभी तो वो लीडर बना है, सब उसकी सुन रहे हैं, वो सोशल है और कहीं ना कहीं यार उसके अंदर मेंटल एबिलिटीज भी है जब वो लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनकी पर्सनैलिटी में दम था। कैसे था? हमने चेकआउट करें कि मेंटल एबिलिटीज बहुत अच्छी थी, सोशल एबिलिटीज बहुत अच्छी थी इस वजह से। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है ना, पर्सनैलिटी को डिफाइन कर लिया जाता है फिजिकल अपीयरेंस से। तो याद रखो क्या होता है, देखो आप लोग ये रियलिटी है कि नहीं, सच बता रहा, आपके ग्रुप में आपकी सोसाइटी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसकी हाइट बहुत अच्छी होगी, दिखने में वो अच्छा होगा, पोस्चर अच्छा होगा, तो कोई भी बात जब उससे करता होगा या देखता होगा उसको तो बोलता होगा क्या दमदार पर्सनैलिटी आई है आपकी, क्या हाइट है, हेल्थ है। भाई ऐसा नहीं, सिर्फ पर्सनैलिटी को आप लोग फिजिकल अपीयरेंस से ही सिर्फ और सिर्फ मेजर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को पता करना है तो आप उसको उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ये सभी डायमेंशंस को चेकआउट करना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो कि इसकी पर्सनैलिटी में दम है। पर्सनैलिटी को आप लोग जज कर सकते हो उसके फिजिकल अपीयरेंस से कि अरे तू तो मोटा है, अरे तू तो दुबला है, अरे यार तेरी बॉडी में दम है यार, बढ़िया एकदम बॉडी मस्कुलर बना के रखे। कई लोग क्या करते हैं कि उसकी मेंटल एबिलिटीज को देखकर ये पता करते हैं यार पढ़ने में तेज, इसकी पर्सनैलिटी बता रहे हैं ये तो बुद्धू है। कई बार होता है ना, ऐसे ही जज किया जाता है, ये रियलिटी है कि नहीं। तो इस तरीके की पर्सनैलिटीज को हम लोग देखते हैं। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे लोग रहते हैं जो, जैसे मैंने आपको कहा कि यार ऐसा ऐसा कर लेना, आप बात में मान गए, मतलब क्या एग्री हो जाते हो हर चीज में। तो मैं कह सकती हूँ इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कभी भी एग्री हो जाता है। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि यार ये फोकस्ड है अपने गोल पे। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि यार खुश मिजाज है अपनी जिंदगी में। तो इस तरीके से आप लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हो। याद रखना, पर्सनैलिटी को आप लोग किसी बेसिक डेफिनेशन से आप ये नहीं समझा सकते कि पर्सनैलिटी क्या। याद रखिएगा, सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, ये सभी के सभी अगर किसी इंडिविजुअल इंसान के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दुनिया के लोगों के कंपैरिजन में। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक क्लियर हुआ। हाँ जी, तो जैसे मैंने आप लोग को अभी समझाया पर्सनैलिटी के बारे में, तो पर्सनैलिटी मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी। आइए जानते हैं कि पर्सनैलिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पर्सनैलिटी सिर्फ एक चीज को देखकर नहीं बोली जा सकती कि यार दिखने में बड़ा अच्छा है, यार दमदार बॉडी है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को नहीं, इसके अलावा भी और डायमेंशंस होते हैं जिसको देखकर आप पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, कोई दिखने में अच्छा नहीं है, जिसकी बॉडी में दम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी में दम नहीं है? ऐसा थोड़ी ना यार। तो चलिए भाई, आखिर कौन कौन से डायमेंशन है जिसके थ्रू आप लोग किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हो? पहला तो फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि यार फर्स्ट अपीयरेंस आप लोग जब भी देखते हो किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट टाइम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करते हो बिना उससे बात किए, जाने पहचाने, एकदम पहली बार देख रहे हो, तो आप उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर उसको डिफाइन करोगे कि कैसा है। क्लियर दोस्त? अब बात करते हैं कि दूसरा होता है डायमेंशन मेंटल डायमेंशन, थर्ड होता है सोशल और लास्ट वन होता है इमोशनल। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला होता है फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन एक ऐसे टाइप का डायमेंशन है जब भी आप लोग किसी भी इंसान से पहली बार मिल रहे हो तो आप लोग उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ही उसकी पर्सनैलिटी को जज करोगे कि वो कैसा है कैसा नहीं है। क्लियर है? जैसे कई लड़कियां लोग भी यार जज कर लेती है, तो इस वजह से लड़के लोग जिम शिम जाने लग जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, और उस बीच होता ये है कि यार जो खत्म टाइप के एकदम केटीएम वाले लड़के रहते हैं वो ले जा लेते हैं और वो लोग लड़के बॉडी बनाते रह जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा, फिजिकल डायमेंशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है पर्सनैलिटी का। जब भी यार मैं कह सकता हूँ ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो इसी के ऊपर जाता है। फर्स्ट टाइम कोई भी अगर किसी को भी देख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा है, तो वो फिजिकल डायमेंशन से चेकआउट करेगा। तो फिजिकल डायमेंशन से कैसे देखा जाता है कि अगर उसकी गुड फिजिक है, जैसे यहाँ ये भैया दिख रहे एकदम टॉल एंड हैंडसम, तो यार लोग बोलेंगे क्या बॉडी है भाई, ऐसा लड़का चाहिए मुझे, है ना, जिंदगी में। तो लड़कियां लोग कैसे डिमांड रहती होगी? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो
मेरे ख्याल से यहाँ तक कि आप लोग को क्लियर है। तो याद रखिएगा, फिजिकल डायमेंशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं कह सकता हूँ कि पर्सनैलिटी का ये फाउंडेशन होता है। क्लियर दोस्त, आगे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार किसी इंसान के अंदर फिजिकल क्वालिटीज अच्छी नहीं हो तो उसके अलावा उसके अंदर मतलब पर्सनैलिटी होगी नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनैलिटी को मेंटल डायमेंशन से भी जज कर सकते हो। और याद रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है जिसमें कि उस इंसान की मेंटल इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ देखी जाती है। और याद रखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रियल आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। जैसे आप जानते हो कि फ्रीडम फाइटर्स वगैरह रहते हैं दुनिया में, तो जैसे हमारे इंडिया में भी महात्मा गांधी, अब वो दिखने में उतने अच्छे नहीं थे, आप जानते हो दुबले पतले से थे, बुजुर्ग से थे, तो क्या हम उनको ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी में दम नहीं? ऐसा है ही नहीं। आज यार वो हमारे फादर ऑफ नेशन, उनकी पर्सनैलिटी में दम था, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हमारे इंडिपेंडेंस में। इसके अलावा भी इंडिपेंडेंट के टाइम पे काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, अगर उनको याद करते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए या फिर भगत सिंह हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर हम लोग इनकी पर्सनैलिटी को चेकआउट करते तो उनकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को देखकर करते। तो याद रखना, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अगर जज करना है तो आप लोग मेंटल डायमेंशन से करोगे, क्योंकि ये रियल आइडेंटिफिकेशन होता है जिसके थ्रू आप लोग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हो। आपका फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस किया है। याद रखिएगा, इसी के साथ साथ यार दुनिया में जितनी भी बड़ी सी बड़ी पर्सनैलिटीज हुई है जिनको हम लोग मानते हैं, जानते हैं, वो दिखने में उतने अच्छे नहीं है, लेकिन यार आज भी हम उनकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को यार हम लोग ये जज करते हैं कि यार ये बंदे ने जिंदगी में कुछ उखाड़ कर गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का सोशल डायमेंशन। तो सोशल डायमेंशन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है पर्सनैलिटी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि यार आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आप लोग उनकी बात सुन के इन्फ्लुएंस जरूर होते होंगे, उनके मैनर से, उनके बिहेवियर से, उनके एथिकल वैल्यूज से, उनके काइंडनेस, सिंपैथी, हेल्पफुल नेचर के वजह से, गुड एटीट्यूड के वजह से और बाकी सभी एथिकल वैल्यूज के वजह से। जैसे कि आप लोग के, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोग की फील्ड में, तो अलग सर एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जिनके अंदर सोशल डायमेंशन वाली क्वालिटी है। अलग सर हाइट छोटी है उनकी, बट यार आप उनके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर नहीं कह सकते कि उनकी पर्सनालिटी में दम नहीं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, आज के टाइम में वो इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर बन चुके हैं और सभी बच्चे उनकी सुनते हैं, वो सभी बच्चों के लिए भी यार काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हो ना, जब वो आपको कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, ध्यान दो, आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी करते होंगे। मतलब कि ऐसी टाइप की डायमेंशन, ऐसी टाइप की क्वालिटी जिससे कि लोगों के थ्रू आप ज्वाइन हो सको, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाओ, जिससे कि यार लोग, जैसे आज के टाइम में आप अलग सर को कह रहे हो कि यार ये बंदे में दम है, क्यों है? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में दम है। कैसे आपने डिफाइन करें? उनकी सोशल डायमेंशन के थ्रू। तो आई होप तुम लोग को यहां तक क्लियर है। इसके अलावा भी आप लोग देखते होंगे और भी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, जैसे विकास सर हो गए, साथ में अवध सर हो गए, खान सर हो गए। कहीं ना कहीं आप इन लोग से इन्फ्लुएंस हो ना, तो आप लोग बताना आप सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस हो सोशल डायमेंशन की क्वालिटी वालों में से? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इमोशनल डायमेंशन, तो याद रखिएगा, अगर किसी भी इंडिविजुअल इंसान के अंदर अगर प्रॉपर कंट्रोल है उसके इमोशंस पे, चाहे वो फियर हो, एंगर हो, हैप्पीनेस हो या डिफरेंट सिचुएशंस में हो, आउटबर्स्ट नहीं होता है, अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, तो उस इंसान को आप कहोगे कि तेरे अंदर यार गुड पर्सनैलिटी है। और आपने उसको कैसे जज करें? उसके इमोशनल डायमेंशन के थ्रू। तो ये कुछ ऐसे डायमेंशन है जिसके थ्रू आप लोग पर्सनैलिटी को जज कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो। तो एग्जाम में आप लोग को इसको बेस्ट तरीके से समझाना पड़ेगा जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सको। चलिए भाई आगे बात करते हैं टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की। तो यार देखें तो अगर कितने टाइप की पर्सनैलिटी होती है, तो बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन यार इसमें ना शेल्डॉन मेथड जो है इसको ना सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जंक्स मेथड और है बिग 5 थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं जंक्स क्लासिफिकेशन। तो जंक्स क्लासिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जज करते हो तो उसके मेंटल बेसिस से करते हो। क्लियर दोस्त? तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर कैसे करते हैं। तो यार देखो, जंक्स क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने ना किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनालिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होता है इंट्रोवर्ट, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट और लास्ट में होता है एम्बिवर्ट। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोवर्ट टाइप के कैसे लोग होते हैं। तो इंट्रोवर्ट एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो अपने में रहना पसंद करते हैं। देखो यार, आप इनको ये मत कहना कि सेल्फिश है, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपनी जिंदगी में गुम है, ऐसा नहीं। इनका नेचर ऐसा है कि यार ये अकेला रहना पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये दोस्त कम बनाने की कोशिश करते हैं। जितने भी दोस्त रहते हैं वो क्लोज फ्रेंड रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये बात नहीं करते, सुनना पसंद करते हैं और अपने आप को वक्त देना पसंद करते हैं। ऐसे टाइप का जो नेचर होता है वो इंट्रोवर्ट होता है। आप खुद कभी कभी
चेक करते होंगे अपने बचपन में कि काफी सारे ऐसे बच्चे रहते थे, आप खुद भी हो सकता है ऐसे रहे होंगे कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि चलो यार शादी में जाना बढ़िया गुलाब जामुन खाएंगे, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, नहीं यार वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो काफी सारे रिलेटिव मिलेंगे, उनसे बात करना पड़ेगा, आप शाय हो जाते हो, बात नहीं कर पाते हो, ज्यादा लोगों से सोशल नहीं हो पा रहे हो, आपका नेचर ऐसा है कि आप घर घर में रह रहे हो या अकेला रह रहे हो, अकेला रहने की कोशिश कर रहे हो, खुद को ज्यादा वक्त देने की कोशिश करते हो, ऐसे टाइप का नेचर है तो आप वो लोग कहलाओगे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग ऐसे टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के रहते हैं। याद रखिएगा, आप लोग उनको कभी जज मत करना इस चीज में, भले ही वो सोशल नहीं लेकिन हमेशा वो क्रिएटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं। क्लियर है दोस्त? अब अगला होता है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट एक ऐसे टाइप का पर्सनैलिटी का डायमेंशन होता है जिसमें कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हर किसी से मिलना जुलना पसंद करेंगे, हर किसी के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा बात करने में तेज रहते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट में बहुत कम दोस्त है, इनके हर कोई दोस्त होता है ना। ये मैं कह सकता हूँ एक सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं उनके ग्रुप के। ऐसे टाइप का जो नेचर है वो एक्सट्रोवर्ट में आता है, जो हर किसी के साथ, मतलब कई लोग रहते हैं ना ऐसे जो जिंदगी में कभी किसी के साथ मिले भी नहीं है लेकिन उनके साथ बात करें तो ऐसे बात करने लग जाएंगे जैसे कि यार वो बहुत पुराने दोस्त हैं। मतलब ऐसे टाइप का नेचर अगर किसी ह्यूमन के अंदर है तो वो एक्सट्रोवर्ट नेचर का होता है। आई होप तुम लोग को यहाँ तक के क्लियर है। अगली बात करते हैं एम्बिवर्ट। तो एम्बिवर्ट एक ऐसे टाइप का नेचर होता है जो कि मिड पोर्शन में आता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के। तो ये कभी कभी इंट्रोवर्ट की तरह रहते तो कभी कभी एक्सट्रोवर्ट की। मतलब क्या, जैसे यार आप समझने की कोशिश करो कि यार आप गए थे शादी में गए, सब दोस्तों से मिल रहे हो, कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो उनके साथ, है ना। और तो अभी आप एक्सट्रोवर्ट की तरह रह रहे हो और एकदम से आप खाना लेने गए, गुलाब जामुन उठा ही रहे थे, उतने में शर्मा अंकल सामने आ गए, उनने पूछ लिए कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप एकदम से इंट्रोवर्ट टाइप के बन गए, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हेलो कौन, आप कौन, हाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। तो एम्बिवर्ट एक सबसे बेस्ट पर्सनालिटी का टाइप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एम्बिवर्ट पर्सन रहते हैं उनको खुद मालूम रहता है कि किस वक्त बोलना चाहिए, किस वक्त शांत रहना चाहिए। क्लियर है दोस्त? तो सही वक्त पे जानते हैं कब बोलना है कब नहीं बोलना है। क्लियर है भाई? तो अब बात कर लेते हैं इनको थोड़ा और अच्छे से। तो जैसे एक्सट्रोवर्ट की बात किया मैंने, ये बहुत ज्यादा सोशल रहेंगे, सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे, उनके ग्रुप का बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल रहेगा। इंट्रोवर्ट की बात करूं तो ये गुड लिसनर होते हैं, ये अकेले में काम करना पसंद करते हैं और इसी के साथ साथ इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स ही बस होते हैं। क्लियर भाई? एम्बिवर्ट की बात करूं तो ये लिसनर भी होते हैं और साथ ही साथ बात करने का तरीका भी होता है इनके पास। साथ ही साथ यार इन लोग के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बेस्ट तरीके का रहता है। साथ में ये लोग बहुत ज्यादा सोशल भी रहते हैं और साथ में अकेला रहना भी पसंद करते हैं। तो ऐसे टाइप का जो नेचर है ये जंक्स क्लासिफिकेशन में होगा। आई होप तुम लोग को यहाँ तक की चीजें समझ में आई। तो जो नेक्स्ट टाइप होता है पर्सनैलिटी का, उसका नाम है बिग फाइव थ्योरी या फिर बिग फाइव ट्राइड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आपको समझना है तो आप इसको समझ सकते हो ओशियन से। तो यहाँ पे जो ओशियन वर्ड है इसमें से आप इसको याद कर सकते हो कि इसके अंदर इतने टर्मोलॉजीज होते हैं। तो ओ से आता है ओपननेस, सी से आता है कंसाइंशियसनेस, ई से आता है एक्सट्रोवर्जन, ए से आता है एग्रीएबलनेस और एन से आता है न्यूरोटिसिज्म। तो यार आप लोग फोटो से देखकर याद करने की कोशिश करो कि आखिर इसको आप लोग क्या समझ रहे हो। सबसे पहला होता है ओपननेस। ओपननेस वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा यार चैलेंज करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, हर चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो भी आप इनको काम दोगे लगन से उसको करने की कोशिश करेंगे और हमेशा ये एडवेंचरस टाइप के भी लोग होते हैं। तो ऐसे टाइप का जो नेचर है वो ओपननेस का होता है। ओपननेस आप लोग कह सकते हो जैसे शिजुका थी, उस टाइप का जो नेचर है वो ओपननेस टाइप का होता है। अगली मैं बात करूं तो वो है कंसाइंशियसनेस। तो कंसाइंशियसनेस टाइप के जो लोग होते हैं इनके अंदर ना बहुत ज्यादा थॉटफुलनेस टाइप के होते हैं। इनको ना एकदम गोल ओरिएंटेड जिंदगी जीते हैं कि अरे भाई जिंदगी में ये तो खाड़ के रहना है। जैसे कि डेकीसुकी, वो हमेशा पढ़ाई की तरफ एकदम घुसा हुआ रहता था, चाहे कुछ हो जाए वो एकदम काम करके ही रहेगा, या फिर कुछ भी काम कर रहा है तो इसको एकदम गोल ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से करता था। जब भी मैं क्लास में लेक्चर सुनता हूँ तो मुझे सब याद रहता है। अच्छा एक्सक्यूज मी, मुझे पढ़ने जाना है। तो जो हमारा डेकीसुकी वाला नेचर है वो कंसाइंशियसनेस का हो गया। अगला होता है एक्सट्रोवर्जन। तो एक्सट्रोवर्जन टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, पार्टी शार्टी करना जानते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, असर्टिव टाइप का इनका नेचर होता है। याद रखिएगा, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश करूं तो ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं और साथ ही साथ मैं कहूं तो जिहान टाइप का जो नेचर है वो एक्सट्रोवर्जन का है। ठीक है ना, तेरा भाई सब कर लेगा वाला नेचर। तो नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस। तो एग्रीएबलनेस एक ऐसे टाइप के नेचर के लोग होते हैं जो हमेशा यार
एग्री हो जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि यार जा यार तू ना वो रिया को जरा मेरी तरफ से दे दे, भले उसका मन नहीं लेकिन जाके दे देगा, आपकी तरफ से कर देगा, आपका काम कर देगा। वो हमेशा मना भी करना चाहता लेकिन उसके मुंह से मतलब नहीं निकलता, हाँ ठीक है भाई मैं कर दूंगा। एग्री हो जाना हर काम में, इस टाइप की जो नेचर होता है वो एग्रीएबलनेस टाइप के लोग होते हैं। तो अगला होता है न्यूरोटिज्म। तो न्यूरोटिज्म के अंदर ना इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है, सैडनेस टाइप की जिंदगी रहती है, मैं कह सकता हूँ मूडीनेस टाइप के पर्सन है, हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, मूड स्विंग हो जाता है कभी भी, और हमेशा एकदम दुखिया जिंदगी, नेगेटिव इमोशंस वाले। मतलब क्या, ये बात भी बहुत आजमाई मैंने जिंदगी में, जिनका दिल साफ होता है ना उनकी किस्मत खराब होती है। नोबिता ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जियान ने मुझे क्यों मार रहा है, नंबर क्यों आ रहा है, शिजुका किसी और के साथ ही क्यों जा रही है, अरे भाई यार तेरे क्या जिंदगी तो बदल। तो ये जो नेचर है ये न्यूरोटिज्म वाला, ये कौन सा होता है भाई, तो ये होता है किसके अंदर, नोबिता के अंदर। क्लियर है भाई। तो ये थे बिग 5 थ्योरी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की जिसका नाम है एग्रेशन। तो आखिर एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन करना मतलब गुस्सा करना है यार, सीधी सिंपल बात। अगर तो आखिर एग्रेशन होता क्या है, तो रेंज ऑफ बिहेवियर अगर आप लोग का एकदम से बदल रहा है जिससे कि आप लोग किसी भी इंसान को मतलब कि परेशान कर सकते हो, वर्बली नॉन वर्बली, आप उसको हार्म कर सकते हो, ऐसे टाइप का अगर नेचर हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एग्रेशन, जिसमें बेसिक वे में कहूं तो गुस्सा होने लग जाते हो आप लोग। तो ये ज्यादातर ना स्पोर्ट्स की फील्ड में देखा जाता है। अगर आउट हो गए तो गुस्सा होने लग जाते हैं, बॉल ढंग से नहीं डाल रहे तो कैप्टन गुस्सा होने लग गया। जैसे आप देखते हो विराट कोहली हमेशा एकदम एग्रेशन के साथ खेलते हैं। एग्रेशन ऐसा नहीं है कि गलती होता है, आप गुस्सा यार इंटेंशनली भी हो सकता है आप गुस्सा हो रहे हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो एग्रेशन कई बार मोटिवेट करने के भी काम आता है, याद रखिएगा। एग्रेशन कई बार है ना इतना ज्यादा डेंजरस भी हो जाता है जिसकी वजह से आप किसी को भी हार्म कर सकते हो, इंजरी पहुंचा सकते हो, मारा कुटी कर दो तो फिर तो खेल ही खत्म। चलिए बात करते हैं सबसे पहला जो एग्रेशन होता है उसे कहते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन। तो हॉस्टाइल एग्रेशन में होता क्या है, आप लोग वर्बली नॉन वर्बली या फिजिकली किसी को भी डैमेज पहुंचा सकते हो, मारा पीटी की सिचुएशन आ जाए, इतना ज्यादा एग्रेशन हो गया, उसे कहते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन। तो ये ज्यादातर फील्ड में आप देखते होंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच होते तो उसमें ज्यादातर ये सब चीजें चलते रहती है, एकदम धक्का मुक्की वगैरह चालू हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में होता है ये कि जैसे मैं एक एथलीट हूं, मैं अपने गोल के लिए इतना ज्यादा ओरिएंटेड हूं कि मैं अपने आप को एकदम मतलब गुस्से से रहता हूं कि नहीं यार मैं अपने गोल को अचीव करके ही रहूंगा, ऐसे टाइप का नेचर, जो कि यार एक गुड टाइप का एग्रेशन है ना। अगर आप अपने गोल के लिए एग्रेसिव हो तो यार डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप उससे अच्छा कहीं ना कहीं यार आउटकम दिला सकते हो, आप हमेशा यार बेस्ट तरीके से ही परफॉर्म करोगे इसके अंदर। अब अगला होता है असर्टिव एग्रेशन। तो असर्टिव एग्रेशन एक ऐसे टाइप का एग्रेशन होता है जिसमें कि समझो यार आप बैटिंग करने आए है ना, आप जैसे अभी कोई विकेट गया और आप बैटिंग करने आए, पूरी फील्ड में जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपको चढ़ा रहे, अरे ये भी जाएगा, आउट हो जाएगा, हार जाएगा, गया खेल खत्म, बेचारा बॉल डाला, उसने क्या सोचा मन में बैट्समैन है अब इनको मार के दिखाता हूं, बहुत मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, और आउट हो गया। तो अगर ऐसे टाइप का एग्रेशन जो कि यार उसके लिए ही गलत हो गया तो उसे कहते हैं असर्टिव एग्रेशन। तो आई होप यहां तक के क्लियर रहेगा आप लोग को। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स। तो कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, याद रखिएगा काफी सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग अपने गेम्स को, स्पोर्ट्स को और ज्यादा बेस्ट कर सको, या मैं कह सकता हूं कि आप लोग ना कहीं बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। जैसे कि खुद से बात करना, गोल ओरिएंटेड, मेंटल इमेजिनरी, खुद से सोच के रखना अपने गोल के लिए चीजों को रखिए, सेल्फ एस्टीम, खुद पे भरोसा रखना करना, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को यूज करते हो खेलते टाइम, स्पोर्ट्स के टाइम, तो डेफिनेटली आपको सक्सीड कराएगी। तो सबसे पहला होता है सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है कि जो भी आपके थॉट्स है उस पर आपको खुद पे बिलीव हो, मतलब क्या, खुद पे भरोसा होना चाहिए आपको कि जो भी आप सोच रहे हो, कर रहे हो, करने वाले हो। जैसे आप जानते होंगे कि यार मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकता हूं हार्दिक पांड्या का। अभी फर्स्ट वाला जो इंडिया पाक का मैच हुआ था, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें आपने देखे होंगे जब हार्दिक पांड्या बैटिंग में आए तो उनने इशारे से कर दिया मैं देख लूंगा, मतलब क्या, खुद पे भरोसा है कि वो कर लेंगे, भले ही टीम यार अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो ऐसे टाइप का नेचर आता है, ये ऐसे टाइप का जो एट्रीब्यूट है वो आता है सेल्फ एस्टीम के अंदर। खुद पे आपको यार पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए कि यार आप करने वाले हो या आप कर लोगे। तो सेल्फ एस्टीम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, इमोशनल हेल्थ के लिए या ओवरऑल वेल बीइंग के लिए।
और इसी के साथ साथ याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो और साथ ही साथ अपने अंदर एक पोटेंशियल गेन कर सकते हो कि नहीं यार मैं कर सकता हूं जिंदगी में, मैं कर सकता हूं फील्ड के अंदर, मैं दिखा सकता हूं कि मैं बहुत अच्छा खेलता कूदता हूं। तो ऐसे टाइप का जो आप लोग का एट्रीब्यूट हो सेल्फ एस्टीम होगा। आई होप तुम लोग को क्लियर। तो अगला जो एट्रीब्यूट है इसका नाम है मेंटल इमेजिनरी। तो ये ज्यादातर जो लीडर्स रहते हैं या जो कैप्टन रहते हैं टीम के, ये ज्यादातर ये ऐसे थॉट्स को लेकर आते हैं, आंख बंद करके सोचते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं सक्सेस की तरफ। यहां पे यार ये एक चीज याद रखिएगा, वो आउटकम के लिए नहीं देख रहे, वो एक डिजायर आउटकम की तरफ देख रहे हैं कि उनको सक्सीड करना है अपने स्पेसिफिक गोल के अंदर, जिससे कि उनकी टीम या वो इंडिविजुअल खुद जीत पाए। तो कई बार ये ऐसी इमेजिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, और कभी कभी उनके परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई करने के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। अगर आप सोच के नहीं खेलोगे तो यार आप आंख बंद करके बस खेल रहे हो, सोचो आप आंख बंद करके बस ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की कि चलो ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि इतने दिन बाद में आपका एग्जाम है और ऐसे ऐसे करके परफॉर्म करना है, जिसके थ्रू आप लोग एक बेस्ट वे में डिजायर आउटकम लेकर आ सको आपके रिजल्ट में। समझ में आया कि नहीं? तो अगला होता है सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक भी काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है स्पोर्ट्स की फील्ड में। कई बार क्या होता है, जैसे बॉलर ने गलत बॉल डाल दिया, उससे खुद से गलती, तो वो खुद से बात करता है। आप देखते हो बॉलर कई बार खुद से बात, नहीं यार गलत बॉल डाल गई यार, इस बार मुझे जरा मैं कैरम बॉल डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मतलब क्या, कई बार सेल्फ टॉक जो होता है ना, ये आपको मोटिवेट भी करता है और इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के साथ साथ सक्सेसफुल भी कराने की पूरी कोशिश करता है। अगर आप खुद से बात नहीं करोगे तो यार जिंदगी में आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि आप बस आपकी जिंदगी चल रही है बस ऐसे ही चल रही है, तो आपको जिंदगी में ना खुद से बात करना जरूरी है। क्या मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुआ हूं कि यार बस सुबह उठ रहा हूं, खा रहा पी रहा हूं, सो जा रहा हूं, मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है ना। अगर आप ऐसे अपने आप से बात कर रहे हो जिससे कि आप खुद को मोटिवेट कर पाओ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन लेकर आ पाओ, तो ऐसे टाइप का जो एट्रीब्यूट है उसे कहते हैं सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, जिसके थ्रू आप लोग सक्सीड कर पाते हो। क्लियर है दोस्त? तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको ये निकाल फेंकता है। दुनिया की जो बात है, कई बार होता है ना, अरे वो अंकल क्या बताएंगे कि मैं इस एग्जाम को निकाल पाऊंगा कि नहीं, मैं जानता हूं कि मैं निकाल लूंगा। ऐसे थॉट्स अगर आप खुद से बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सीड कराएंगे। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, आप इसको खुद के लिए भी यूज किया करो। अगली चीज होती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग सभी लोग जानते हो, एक ऐसे टाइप की टेक्निक जिसके थ्रू आप लोग स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सको। आपने सोच के रखे कि यार मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है, तो आप हो जाओगे, आप अपने आप को 100% दोगे। अगर आपने गोल सेट करे हो तो ऐसा थोड़ी ना गोल सेट करने के बाद दुबई घूमने चले गए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने गोल सेट करे तो आप ये मालूम है आपको कि यार मुझे इतने बजे से उतने बजे तक के पढ़ना है, ऐसा करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, ये करना है, वो करना है, जिससे कि आप लोग यार गोल ओरिएंटेड रह सको। तो गोल सेटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है किसी भी इंडिविजुअल को सक्सीड कराने के लिए। तो ये सभी के सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे। इन सबको आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। 2 या 3 नंबर के अंदर मुश्किल से आएंगे या फिर उससे कम में आएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने वाले। तो आई होप आप लोग को काफी ज्यादा अच्छा आज का वीडियो लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ यार आप लोग बस इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, स्पेशली सैंपल पेपर के एग्जाम टाइम पे जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया कौन सा बेस्ट सैंपल पेपर होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर ले लो। वन ऑफ द बेस्ट है, एक बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मतलब 5 सब्जेक्ट एक बुक के अंदर ही मिलने वाले। चाहे आप पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो उसके अंदर आप लोग को इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश मिल जाएंगे, जिससे आप लोग के 5 सब्जेक्ट एक बुक के अंदर कवर अप हो जाएंगे। तो ये बुक मेरे पास जो है पीसीएम की, इसके अलावा पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स सभी लोग के लिए आती है। तगड़ी बुक है, सारे के सारे आंसर गिवन है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एमसीक्यू से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस फॉलो कर गए 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना। जितने फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस हैं वो भी इससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये डेफिनेटली मैं आप लोग को कह सकता हूं कि बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले। तो इस बुक को लेने के लिए आप लोग को Amazon पे जाना पड़ेगा। Amazon के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में गिव दिया हूं, वहां से जाके आप लोग ले सकते हो। मार्केट के दाम से सस्ते में मिल जाएगा और आप लोग को घर बैठे जल्दी आपकी बुक मिल जाएगी और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को फिर सीमलेसली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बुक को अपने साथ ही बनाएं और प्रिपरेशन के लिए इसको यूज करें। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग मुझे फॉलो अप कर सकते हो अनअकैडमी में, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब मार लेना प्यारे कंटेंट के लिए। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट। बाय।